हेलो स्टूडेंट्स, आई नेहा वेलकम्स यू ऑल इन माय चैनल कॉन्सेप्ट बॉक्स। और आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू ऑल एग्जाम, स्कूल लेवल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम। कॉम्पिटिशन में इससे 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आते हैं एंड बोर्ड एग्जाम में ये 5 नंबर के मार्क्स में पूछा जाता है और कभी कभी लेबलिंग भी पूछी जाती है। एंड इन जनरल वे भी हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है। हम खाना खाते हैं तो ये किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर मूव करता है और कैसे हमारा खाना कितनी देर में किस तरह से डाइजेस्ट होता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी। पहले थोड़ा बताऊंगी कि कैसे फूड ट्रांसफ़र होता है हमारे माउथ से लेके एनस तक, इजेशन कैसे होता है, इंजेशन और इजेशन कैसे होता है, एंड देन एक कंप्लीट डिटेल स्टडी करेंगे एक एक ऑर्गन की और उनसे क्या सिक्रेट होता है और कौन से एंजाइम सिक्रेट होते हैं और कैसे आपका फूड का जो न्यूट्रिएंट है वो कैसे टूटता है। ओके, तो हम लोग बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की पूरी स्टडी करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, ताकि इससे जो भी क्वेश्चन आए आप ईजिली कर लो। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। ओके, तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो होता है जहाँ बहुत सारे लोग मिलकर कंबाइनली एक ही वर्क को करते हैं, एक ही वर्क को अंजाम देते हैं। तो वैसे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी वर्क कंबाइनली। दे हेल्प इन डाइजेशन विद द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रोसेस क्या हो गया? जो आप फूड को चबा रहे हैं ये मैकेनिकल प्रोसेस हो गया। बायोकेमिकल प्रोसेस कैसे? बायोकेमिकल प्रोसेस जो आपने फूड को चबाया और उसमें जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सारी चीज़ें जो प्रेजेंट हैं उन सब को सिंपलर फॉर्म में तोड़ना, जो कि आपके एक एक टिश्यू, एक एक सेल के द्वारा जो है एब्जॉर्ब हो जाए। क्योंकि हम जो फूड खाते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और टिश्यूज़ क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे, इतने छोटे होते हैं कि हमको दिखाई भी नहीं देते। तो कितना मतलब यूनिक है कि हम जो कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हैं वो एक एक सेल तक कैसे पहुँचता है, आज हम ये पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड द एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल 30 फीट लंबा होता है, मतलब अगर आप मीटर में देखेंगे तो ये 9 मीटर लंबा होता है। 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब होता है, एक कैनाल होती है, ट्यूब होती है 9 मीटर लंबी। अब आपको बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि 9 मीटर लंबी हमारे बॉडी में कैनाल है। हाँ है, और उसमें से जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वही आपका 6 मीटर का होता है। आपकी मम्मी की साड़ी के जितनी बड़ी जो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। और जो हार्बीवोर्स होते हैं उनके तो और लंबे स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, क्योंकि उनको सेलुलोज को पचाना होता है। ओके, तो आते हैं पॉइंट पे। तो एलिमेंट्री कैनाल आपकी 9 मीटर लंबी ट्यूब होती है जिसमें आपका फूड जो है मूव करता है। ओके, यहाँ से फूड एंटर हुआ और फूड एंटर होके फिर मूव करते हुए कहाँ तक पहुँच जाता है? एनस तक। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स विथ योर माउथ एंड एंड्स विथ एट योर एनस। ओके, एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड और एक्सेसरी ग्लैंड क्या होते हैं? ये होते हैं, ये जो देखिए अलग से लगे हुए हैं। ठीक है, जो अलग से जो पार्ट लगे हुए होते हैं और जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं? समय समय पे सिक्रीशन करते हैं, एंजाइम छोड़ते हैं, जूस निकालते हैं, ताकि आपके फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है ना वो सिंपलर फॉर्म में टूट जाए और ईजिली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। अगर ये ग्लैंड्स नहीं होंगे तो आप फूड पचा नहीं पाओगे और आपका जो फूड जो आपने अंदर डाला ना वो एक ही जगह पे पड़ा हुआ रह जाएगा, वो आपके सेल तक नहीं पहुंच पाएगा। ओके, तो दोनों का इक्वल इम्पॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक थॉरो स्टडी कर लेते हैं, ताकि कभी भी आपसे कोई भी पूछे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और कैसे वर्क करता है तो आप फटाफट बिना रुके आप उनको जवाब दे सको फर्राटे से। डाइजेशन में टोटल 5 प्रोसेस होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। याद रखिएगा, इजेशन है, एक्सक्रीशन नहीं है। इजेशन और एक्सक्रीशन दोनों अलग अलग टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप फूड एंटर किए, यहाँ क्या हो गया? इंजेशन प्रोसेस हो गया। ओके, फूड जैसे मुंह के अंदर डाले, फूड किससे मिल जाता है? सलाइवा से। किससे? सलाइवा से, जिसको हिंदी में बोला जाता है लार। ये जब सलाइवा से मिलता है तो ये क्या बना देता है? एक गोल स्ट्रक्चर बना देता है, चिपचिपा सा फूड को बना देता है, ताकि फूड ईजिली जो है पास हो जाए। ठीक है, आप उसको इजीली स्वेलो कर पाओ। सलाइवा में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसको बोला जाता है लाइसोजाइम। ये आपके आंसुओं में भी प्रेजेंट होता है।
ठीक है। ये लाइसोजाइम एंजाइम जो है ये क्या करता है, आपके टीथ को साफ रखने का काम करता है। एंटीबैक्टीरियल और माइक्रोबियल जो है इसकी प्रॉपर्टी होती है। ये क्या करते हैं, आपके फूड में जितने भी जर्म्स हैं उन सब को वहीं किल कर देता है, उनके सेल वॉल को उसी समय ब्रेक कर देता है ताकि उनकी डेथ वहीं पे हो जाती है। हाँ, कुछ ढीठ बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके पेट तक अंदर चले जाते हैं, उनको बाद में कौन मारता है, HCl। ठीक है। तो मुंह के अंदर जो आपका जो सलाइवा होता है वो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है। इसीलिए आपने कभी गौर किया होगा कि जो जानवर होते हैं, जानवरों के दांत पीले नहीं होते। हम अगर 3-4 दिन दांत नहीं धोएं तो हमारे दांत पीले हो जाते हैं, बट जानवरों के दांत पीले नहीं होते, उनको ब्रश नहीं करना पड़ता, क्योंकि जानवरों में आपने देखा होगा कि लार बहुत ज़्यादा गिरती रहती है। हाँ, काऊ वगैरह में स्पेशली लार जो है गिरती रहती है, उनमें लार बहुत ज़्यादा फॉर्म होता और उनमें कैविटीज़ भी नहीं होते, उनके दांत भी नहीं सड़ते। लेकिन जो जानवर, जो डॉग, जो इनको पेट हम लोग बना लेते हैं और जिनको बिस्किट खिलाते हैं, उनके दांत सड़ जाते हैं, बाकी जानवरों के दांत नहीं सड़ते हैं। उसका एक रीज़न तो है उनका डाइट और दूसरा रीज़न है यही हमारा सलाइवा। ठीक है। तो सलाइवा बहुत काम का होता है और बोला जाता है कि जब कंजक्टिवाइटिस हो या फिर बहुत सारी डिजीज़ में सलाइवा अगर हम अपनी थूक, जो सुबह की जो मॉर्निंग की जो थूक है, अगर हम उसको लगाते हैं तो वो हेल्पफुल होता है। और सुबह बोला जाता है कि बिना ब्रश किए हुए गर्म पानी पी लेना, क्योंकि जो सलाइवा प्रेजेंट है मुंह में, तो वो सलाइवा में बहुत सारे हेल्पफुल बैक्टीरिया हैं जो आपके गट में जब जाएंगे तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको किल कर देंगे, डाइजेशन में भी वो हेल्प करते हैं। ये क्या हो गया, जैसे ही आपने फूड लिया तो सलाइवा उसके साथ मिक्स हो गया, उसमें जो भी एंजाइम है वो क्या करने लगे, वो फूड को ब्रेक करने लगे। वो वहाँ पे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है, तो हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ आपका जो है इंजेक्शन हुआ जैसे ही, तो सलाइवा के साथ मिक्स हुआ तो आपका फूड क्या बन गया, अब बोलस। उसको क्या बोला जाता है, फूड जब मिक्स हो गया सलाइवा के साथ तो उसको बोला जाता है बोलस। अब यहाँ से फिर ये एंटर होके फूड यहाँ आया, फिर यहाँ आ गया, ये बकल कैविटी है। ठीक है। तो बकल कैविटी में ये सब क्या है, ये पैरोटिड क्या है, ये सारे हैं आपके सलाइवरी ग्लैंड्स। मुंह में गुपचुप अगर दूर से भी देख लीजिए, या मैंने अभी बोल दिया नाम गुपचुप, तो आपके मुंह पे जो है लार आना शुरू हो गया होगा। अभी जैसे ही मैंने बोला कि ये मेरे हाथ में गुपचुप है, जबकि है नहीं, लेकिन क्या हो गया कि लार आना शुरू हो गया। तो ये क्या होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में। तो इसमें सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है वो होता है पैरोटिड। ओके। तो ये पैरोटिड ग्लैंड है, यहाँ प्रेजेंट होता है। सबलिंगुअल ग्लैंड जो है हमारा टंग के नीचे प्रेजेंट होता है, और उसके नीचे प्रेजेंट होता है हमारा यहाँ पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ओके। तो इनसे सलाइवा सिक्रेट हुआ, सलाइवा से मिलने के बाद हमारा फूड जो है यहाँ नीचे आ गया, फेरेंस में आ गया। फेरेंस क्या होती है, एक कॉमन ओपनिंग होती है विंड पाइप के लिए और हमारी फूड पाइप के लिए। फिर वहाँ से जाने के बाद यहाँ एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। एपिग्लॉटिस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। एपिग्लॉटिस क्या होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एपिग्लॉटिस क्या करती है, जैसे ही आपका फूड यहाँ आता है तो ये बंद हो जाती है। ठीक है। ताकि आपका फूड जो है विंड पाइप में ना चला जाए। कभी कभी आप गलत पोस्चर पे बैठ के खाना खाते हो, हड़बड़ी में खाना खाते हो, तो क्या होता है, आप सरक जाते हो। ठीक है। तो आपके पूरे चेस्ट में जलन होने लगती है। तो उस समय क्या होता है कि आपका फूड जो है एक्सीडेंटली, फूड के कुछ पार्टिकल्स जो है आपके विंड पाइप में चले जाते हैं, तो आपको कफ होता है, हाँ, और पूरा बहुत जलन होने लगता है। ओके। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, एपिग्लॉटिस इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रिवेंट्स योर फूड टू एंटर इनटू द विंड पाइप। ओके। अब यहाँ से फूड ये अंदर चला गया, उसके बाद ये प्रेजेंट होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस में कोई भी एंजाइम कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ से डायरेक्टली जो है फूड आपका चला जाता है, और ये फूड सीधे नहीं जाता, फूड जाता है वेव लाइक स्ट्रक्चर में। इसको बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस। ओके। स्टाइल मारते हुए, ऐसे मूव करते हुए वेव की तरह आपका फूड जाता है, इसको बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस। ओके। पेरिस्टाल्सिस से यहाँ जाने के बाद आपका फूड आ जाता है स्टमक में। फिर स्टमक के बहुत सारे पार्ट होते हैं, इसको हम अभी स्टडी कर लेते हैं। ओके। तो फूड आ गया यहाँ आपके स्टमक में। स्टमक से आने के बाद लीवर जो है जूस सिक्रेट करता, बाइल जूस। हाँ, गॉल ब्लैडर से, इधर पैनक्रियास से, सब जगह से क्या हो रहे हैं, जूस सिक्रेट हो रहे हैं। और उन जूस में क्या है, एंजाइम्स है, सॉल्ट है, इन फूड को तोड़ने के लिए। और इसके अंदर भी HCl प्रोड्यूस होता है।
आपके स्टमक के अंदर भी जैसे ही फूड जाता है तो क्या प्रोड्यूस होने लगता है, HCl। एक्चुअली HCl जैसे ही आप फूड की खुशबू लेते हैं ना, उसी समय HCl रिलीज़ होना शुरू कर देता है, HCl तैयारी करना शुरू कर देता है कि भाई अब जो है फूड मिलने वाला है। और फिर जब आप उस समय फूड नहीं खाते हो तो आप क्या हो जाता है, ड्यू टू HCl जो है रिलीज हो चुका है, तो आपके पेट में गैस फॉर्म हो जाता है, ओके, एसिडिटी हो जाती है फिर आपको। तो यहाँ HCl फॉर्म होता है। ये HCl क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है और क्या करता है, आपके फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करता है। आपके फूड में जो आयरन है, आयरन को कोई भी एंजाइम नहीं किल कर सकता है, लेकिन ये जो ये प्रेजेंट होता है HCl, उन आयरन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ओके। उसके बाद यहाँ HCl से जब मिल जाता है आपका फूड, तो ये कन्वर्ट हो जाता है काइम में। वॉमिटिंग करते हो ना, तो वॉमिटिंग करते हो तो कभी कभी आप देखते होगे कि वॉमिटिंग करने के बाद पूरे चेस्ट में जलन होती है, पेट में जलन होती है। तो वॉमिट में क्या है, आप जो खाना खाए वही नहीं था, उसके साथ साथ क्या था, HCl, आप एसिड भी निकालते हो, ठीक है। इसलिए जब वॉमिट वाला जो होता है वो कैसा होता है, वो थोड़ा खट्टा लगता है और पूरा जो है एसिडिक होता है, तो इसलिए पेट में जलन होती है, ओके। और फिर ये फूड जो है एंटर हो करके, यहाँ से एंटर होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। ड्यूडेनम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट शुरू हो गया। ड्यूडेनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट है, ब्रॉडर पार्ट है, ओके। और यहाँ से फिर आपका फूड आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर क्या होता है, आपका फूड एब्जॉर्ब होता है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इंजेक्शन हुआ, स्टमक में क्या हो गया, डाइजेशन। सारा फूड डाइजेशन जो है स्टमक में नहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है डाइजेशन। फैट की स्पेशली जो ओवरऑल सबसे ज़्यादा डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट। इसमें विली प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो एब्जॉर्ब करते हैं सारे न्यूट्रिएंट को, ओके। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है कि आपके फूड से जो एक्सेस वाटर है उन सब को निचोड़ लेता है। जैसे गन्ने के रस वाले के पास जब आप जाते हैं तो वो क्या करता है कि जो गन्ने का रस निकालता है, फिर भी लास्ट में जो भूसे जैसा बचा रहता है उसको भी वो डालता है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा जो भी वाटर है उन सब को भी निचोड़ लिया जाए। तो वैसे ही ये क्या करता है, सारे एक्सेस वाटर को निचोड़ लेता है और फिर जो लास्ट में बच जाता है वो क्या हो जाता है, इजेस्ट हो जाता है, बाहर निकल जाता है थ्रू दी एनस, ओके। तो ये था एक ओवरऑल स्टडी कि किस तरह से डाइजेशन होता है। अब क्या है कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि फूड कैसे ट्रैवल करता है, तो अब आप इसको ईजिली बता सकते हो कि मुंह से जो है, मुंह से कहाँ गया, माउथ से बकल कैविटी में, बकल कैविटी में दांत ने चबाया, जीभ ने उसको मिलाया, सलाइवा के साथ जो है मिक्स हुआ, उसके बाद फिर जो है हमारे इसोफेगस में चला गया, इसोफेगस में जाने के बाद स्टमक में गया, स्टमक में जो HCl रिलीज हुआ उसके साथ मिल गया, छोटे छोटे पार्ट में टूट गया, वहाँ बहुत सारे एंजाइम्स थे, वो मिल करके हथौड़े से जो है फूड को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिए। उसके बाद आपका फूड स्टमक से फिर कहाँ चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट जो थे, ठीक है, उसमें जो सबसे लंबा पार्ट होता है इलियम होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर आपका फूड जो है डाइजेस्ट हुआ और कंप्लीटली डाइजेस्ट हुआ और फिर एब्जॉर्ब हो गया, और जो अनएब्जॉर्ब फूड था वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। लार्ज इंटेस्टाइन में एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया गया और बाकी वेस्ट को फिर बाहर कर दिया गया थ्रू दी एनस। ये एब्जॉर्ब जो फूड है पूरे ब्लड में दौड़ने नहीं लगता है, ये एब्जॉर्ब फूड सबसे पहले जाता है लीवर के पास, ठीक है। तो लीवर इसको चेक करता है, हाँ, उसको थोड़ा कम टॉक्सिक बनाता है। उसके बाद फिर ये पूरे जो है पूरे ब्लड में भेज दिया जाता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में भेज दिया जाता है, और फिर पूरे बॉडी ब्लड के थ्रू ये कहाँ जाता है, हमारे एक एक सेल तक पहुंच जाता है। और फिर सेल में पहुंचने के बाद ये ग्लूकोज जब सेल में पहुंच जाता है, वहाँ ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और फिर हमको उससे क्या मिल जाती है, एनर्जी, ओके। ये रेस्पिरेशन का पार्ट है कि हमको फूड से कैसे एनर्जी मिलती है, मैंने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में ऑलरेडी समझा दिया है, ओके। तो ये तो हो गई जनरल डिस्कशन। अब हम इसकी डीप स्टडी कर लेते हैं एक एक करके, और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ जो आपका जिससे आप इंजेस्ट कर रहे हो, देन बकल कैविटी। बकल कैविटी मतलब अंदर जो गुफा जैसा ना, पूरा कैविटी ही तो है अंदर, ठीक है। तो बकल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट है, आपकी टीथ,
टीथ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। एंड द टंग, ओके, टंग को लिंगुआ भी बोला जाता है, कहीं कहीं जगह पे लिंगुआ लिखा हुआ होता है। तो टंग में, टीथ में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है कि टीथ दो तरह की होती है, परमानेंट टीथ एंड द टेम्पररी टीथ। टेम्पररी टीथ को मिल्क टीथ भी बोला जाता है उसमें। और टीथ कितने तरह की टीथ होती हैं, इंसीजर होते हैं, कैनाइन, प्री मोलर एंड द मोलर टीथ। ओके, तो परमानेंट टीथ का जो डेंटल फार्मूला है 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3 इंटू 2, मतलब 8 इधर टोटल 16, फिर 8 इधर टोटल 16 इंटू 2, ठीक है, 16 टोटल क्या हो गए 32 टीथ होते हैं। एंड ये परमानेंट की बात हो गई। एंड जो बच्चे होते हैं मिल्क टीथ जो होती है, मिल्क टीथ में क्या होता है डेंटल फार्मूला 2102 बाई 2102 इंटू 2। ओके, तो ये इनका टोटल टीथ कितना होता है 20, 5 इधर 10, 5 इधर 10 और टोटल 10 10 20, टोटल 20 होते हैं। और हार्डेस्ट पार्ट हमारे टीथ का कौन सा होता है, इनेमल। ओके, एंड टीथ में आपको और क्या पढ़ना है, डाइफोडोंट, थैकोडोंट एंड द हेटेरोडोंट। ठीक है, डाइफोडोंट का मतलब होता है कि आपके टीथ 2 बार आती है। डाइफोडोंट का मतलब क्या होता है, आपकी टीथ 2 बार आती है लाइफ में उसका। ओके, थैकोडोंट मतलब ये जो है गम के ऊपर धसी हुई है, थैकोडोंट, ठीक है, ये गम में धसी हुई है, थैकोडोंट। एंड हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट का मतलब होता है कि आपकी टीथ अलग अलग तरह की है, कुछ इंसीजर हैं, कैनाइन है, ठीक है, कुछ टीयरिंग वाले हैं, कुछ चीविंग वाले हैं, कुछ ग्राइंडिंग वाले हैं। ओके, तो टीथ से रिलेटेड यही क्वेश्चन आते हैं। और सबसे ज़्यादा टीथ किस में प्रेजेंट होता है, सबसे ज़्यादा टीथ प्रेजेंट होते हैं हॉर्स में और पिग में। नेक्स्ट, टंग। टंग जो है, टंग को लिंगुआ भी बोला जाता है। टंग के ऊपर छोटे छोटे जो प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पैपिले, पैपिले। एंड पैपिले के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, टेस्ट बर्ड, टेस्ट बर्ड। एंड टेस्ट बर्ड में बहुत सारे तरह के टेस्ट बर्ड होते हैं, जिसमें जो फिली फॉर्म होता है उसमें कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं होते हैं। ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछे जाते हैं। ओके, एंड ये जो हमारा जो टंग होता है नीचे जो जुड़ा हुआ रहता है जिस चीज़ से, उसको बोलते हैं लिंगुआ फ्रेन्यूलम। क्या बोला जाता है, लिंगुआ फ्रेन्यूलम। ओके, लिंगुआ फ्रेन्यूलम। इन सारी चीज़ों को आप लिखते हुए जाइए, ये सारी चीज़ें बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हैं। टंग जो होता है हमारा स्केलेटल मसल होता है, और ये किस बोन से जुड़ा हुआ होता है, ये हाइड बोन से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है सैलिवरी ग्लैंड। 3 सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, पैरोटिड, सबलिंगुआ एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा होता है पैरोटिड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और सैलिवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करते हैं, सलाइवा सिक्रेट करते हैं। और उस सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, आयंस, सॉल्ट्स, लाइसोजाइम जिसके बारे में मैंने अभी बताया है, एंड सैलिवरी अमाइलेज। लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, और सैलिवरी अमाइलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलिवरी अमाइलेज को टाइलिन भी बोला जाता है। ओके, टाइलिन नाम से भी इसको पूछा जाता है। और ये क्या काम करता है, ये डाइजेशन ऑफ स्टार्च करता है। जो भी हम फूड खाते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसको बोला जाता है स्टार्च। और हमारे फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है वो हमारे मुंह से ही टूटना शुरू हो जाता है। स्टार्च पूरी तरह नहीं टूटता है, स्टार्च सिर्फ यहाँ कन्वर्ट होता है माल्टोज में, ये याद रखिएगा। स्टार्च जो है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड है, वो किस में कन्वर्ट होता है, डाइसेकेराइड में। मोनोसेकेराइड में यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होता, मोनोसेकेराइड में फाइनली कन्वर्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, और सलाइवा का जो पीएच होता है 6.8 होता है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल के बराबर होता है। एंड जो फूड जब सलाइवा के साथ मिलता है उसको बोला जाता है बोलस। एंड द स्वेलोइंग ऑफ द फूड इज़ नोन एज द डिग्लूटिशन। ये भी इम्पॉर्टेंट टर्म है। ओके, फिर अब आते हैं फेरेंस पे। हमारा सलाइवा के साथ मिक्स होकर के फूड पहुंच गया फेरेंस में। फेरेंस क्या है, कॉमन ओपनिंग फॉर द विंड पाइप एंड द फूड पाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड देन ईसोफेगस, हमारा फूड अब क्या हो गया, एपिग्लॉटिस से
गुजरते हुए कहाँ पहुँच गया, ईसोफेगस। ईसोफेगस में कोई भी ग्लैंड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं और इसमें क्या है, फूड जो है वेव लाइक स्ट्रक्चर में मूव करता है जिसको पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। ओके, इसमें कोई भी एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं एंड इसमें जो प्रेजेंट होते हैं सेल उसको बोला जाता है गॉबलेट सेल। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। देन अब एक क्वेश्चन और आता है कि जो हमारी जो गट है, ये जो पाइप है, इसके कितने लेयर होते हैं। ठीक है, तो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको बोला जाता है म्यूकोसा। ग्लैंड्यूलर लेयर होती है, इसमें जो जितने भी ग्लैंड्स होते हैं सबसे ज़्यादा इसी में पाए जाते हैं। स्टमक के जो रग हैं, विली हैं, ये सारे जो है म्यूकोसा में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सब म्यूकोसा। नेक्स्ट लेयर इज सब म्यूकोसा। इसमें एक ही ग्लैंड पाया जाता है, दैट इज़ द ब्रूनर ग्लैंड। यहाँ तक एक ही ग्लैंड पहुँच पाता है, दैट इज़ ब्रूनर ग्लैंड। बाकी जो है सारे म्यूकोसा लेयर में ही प्रेजेंट होते हैं। एंड मैस्कुलरिस, थर्ड लेयर जो होता है मस्कुलरिस, ये सब जो है रिच होते हैं। मैस्कुलरिस और सब म्यूकोसा रिच होते हैं ब्लड कैपिलरीज में। उसके बाद जो लेयर होता है, इस लेयर को बोला जाता है सीरोसा। याद रखिएगा कितने लेयर हो गए, टोटल 4 लेयर। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सीरोसा। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सीरोसा, 4। ओके, अब जो है खाना पहुंच गया आपके स्टमक पे। स्टमक में स्टमक के भी लेयर होते हैं। ये आपका स्टमक। ओके, तो स्टमक का जो ये पार्ट होता है, ओके, इसको बोला जाता है कार्डिया। ओके, और ये जो डोम शेप जो स्ट्रक्चर है स्टमक का, ये डोम शेप स्ट्रक्चर को बोला जाता है फंडस। ओके, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, ये बीच का जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है बॉडी। और ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है पाइलोरस। पाइलोरस। ओके, और ये क्या है, कार्डिया है। और यहाँ पे रबर बैंड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और यहाँ पे रबर बैंड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ताकि आपका जो स्टमक है दोनों जगह से सही जगह पे रहे। ठीक है, स्टमक का जो फूड भी है वो भी सही जगह पे रहे, एक मतलब बंधा हुआ रहे। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर। ओके, इस पार्ट को एक्चुअली स्फिंक्टर बोला जाता है, दोनों पार्ट को जो बांध के रखता है पेट को उसके सही जगह पे। लेकिन कार्डियक स्फिंक्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हार्ट के पास होता है, इसलिए कार्डियक। हार्ट मतलब होता है कार्डियक। एंड ये इसको बोला जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये नीचे प्रेजेंट होता है, ये क्या है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ओके, तो ये हो गए स्टमक के डिफरेंट पार्ट्स। अब क्या है, फूड जब इसके अंदर आता है तो स्टमक में बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, वो किससे किससे मिलके बने होते हैं, चीफ सेल, ऑक्जेंटिक और द पैराइटल सेल और द म्यूकस सेल। ठीक है, तो ये जो सेल इसमें जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं अलग अलग एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करते हैं, फूड आया उसको ठोक पीट के छोटा कर देते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं, फूड को ठोक पीट के छोटा कर देते हैं। तो ये क्या सिक्रेट कर रहा है, चीफ सेल इसमें जो होता है वो सिक्रेट करता है एंजाइम पेप्सिन, लिपेज एंड रेनिन। ये तीनों ही जो पेप्सिन और रेनिन स्पेशली, ये दोनों तोड़ते हैं आपके प्रोटीन को। रेनिन स्पेशली तोड़ता है मिल्क प्रोटीन को, जो बच्चे जो दूध पीते हैं उनको तोड़ता है रेनिन। बड़े होते होते हम लोगों में रेनिन एंजाइम खत्म हो जाता है, इसलिए जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको दूध पीने से थोड़ा सा मतलब पतला दूध या तो बोला जाता है या दूध अवॉइड करने को बोला जाता है, क्योंकि वो उस प्रोटीन को नहीं पचा पाते। और बच्चों में ये रेनिन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चे दिन रात दूध पीते हैं और उसको ईजिली पचा लेते हैं। ओके, लिपेज क्या करता है, लिपिड को पचाने का काम करता है। ओके, यहाँ से थोड़ा बहुत लिपिड का डाइजेशन शुरू हो जाता है। ऑक्जेंटिक सेल जो इसमें प्रेजेंट हैं, ऑक्जेंटिक सेल क्या निकाल रहे हैं, HCl निकाल रहे हैं। HCl क्या करता है, मैंने अभी बताया था, HCl जो है आपके फूड
आपके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ढीठ वाले जो बैक्टीरिया जो अंदर चले गए, जो लाइसोजाइम से नहीं मरे, उनको HCl में जो बैक्टीरिया, HCl क्या करता है, मार देता है, अपनी एसिडिटी से मार देता है, किल कर देता है। और HCl जो है आपके फूड को जो है डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है। और क्या करता है, ये आपके अंदर जो आपकी फूड में जो आयरन है उसको तोड़ता है। अगर फूड HCl मान लीजिए सिक्रेट होना बंद हो गया तो क्या होगा, जो आयरन जो फूड में आप ले रहे हो वो नहीं टूटेगा और फिर आप एनेमिक भी हो सकते हो। फिर है म्यूकस सेल। म्यूकस सेल से म्यूकस रिलीज होता है। अब ये म्यूकस क्या काम करता है, जो HCl जो रिलीज हो रहा है तो वो क्या करेगा, आपके पूरे सेल वॉल को जला देगा ना। वो क्या है, HCl जो है बहुत एसिडिक होता है नेचर में, तो आपके स्टमक के पूरे सेल को वो जला देगा। तो उसको बचाने के लिए म्यूकस सेल से म्यूकस रिलीज होता है ताकि वो HCl के इफेक्ट से बचा रहे आपका स्टमक और फूड इजीली पास भी हो जाए, स्लिप भी हो जाए। म्यूकस रहता है कहीं पे चिपचिपा चीज़ है तो उससे क्या होता है, फूड इजीली स्लिप हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है स्टमक के बाद अब बात करते हैं लीवर की। लीवर साथ में क्या कर रहा है, लीवर सिक्रेट कर रहा है बाइल जूस को। और ये बाइल जूस जब ये सिक्रेट कर रहा है यहाँ से, ओके, लीवर से कुछ क्वेश्चन आते हैं। लीवर जो होता है ये सबसे हैवीएस्ट होता है और सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ओके, और इसमें जो कवरिंग होती है उस पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द कवरिंग ऑफ द लीवर। लीवर की कवरिंग को ग्लिसन्स कैप्सूल बोला जाता है। और लीवर में जो सेल पाए जाते हैं हिपैटिक सेल बोला जाता है उसको। लीवर, हिपैटिक वर्ड मतलब लीवर, ठीक है, हिपैटोसाइट्स बोला जाता है। और जो लीवर की कवरिंग होती है उसको ग्लिसन्स कैप्सूल बोला जाता है। तो लीवर क्या कर रहा है, बाइल जूस सिक्रेट करता है। बाइल जूस सिक्रेट जो करता है यहाँ से, ठीक है, हिपैटिक डक्ट के थ्रू। किसके थ्रू, हिपैटिक डक्ट के थ्रू, एक पाइप, पतली सी पाइप के थ्रू ये अपना जूस सिक्रेट करता है, बनाता है, सिक्रेट करता है। और वो जा कर के कहाँ स्टोर होके रहता है, गॉल ब्लैडर में। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो बाइल जो सिक्रेट करता है लीवर वो कहाँ स्टोर होता है, वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और गॉल ब्लैडर फिर इसको एक डक्ट के थ्रू कहाँ रिलीज़ कर देता है, पैनक्रियाज में, जिसको बोला जाता है सिस्टिक डक्ट। और ये जो हिपैटिक और जो सिस्टिक डक्ट है, गॉल ब्लैडर का जो डक्ट है और जो लीवर का डक्ट है, दोनों कंबाइन हो करके एक डक्ट में खुलते हैं जिसको कॉमन हिपैटिक डक्ट बोला जाता है, ठीक है। और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट ये यहाँ आता है और फिर ये सारे डक्ट मिल करके, और जो पैनक्रियाज का जो डक्ट है ये सारे मिल करके ड्यूडेनम में खुलते हैं, ओके। और जिसको बोला जाता है लास्ट में स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये क्वेश्चन आता है। इससे पहले एम्पुला ऑफ वाल्टर प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ओके। यहाँ से डक्ट आया लीवर का, फिर इधर से डक्ट आया गॉल ब्लैडर का, यहाँ से पैनक्रियास का डक्ट, ये सारे कंबाइन हो करके एक जगह खुलते हैं ड्यूडेनम में, ओके। और ड्यूडेनम में खुलने के बाद एक ऐसी ओपनिंग हो जाती है, स्वेलन पार्ट होता है, दैट इज़ नोन एज द एम्पुला ऑफ वाटर, एम्पुला ऑफ वाल्टर। एंड देन यहाँ पे जो एक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ओके। यहाँ भी स्फिंक्टर प्रेजेंट था, यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ओके। तो ये क्या सिक्रेट कर रहा था, लीवर बाइल जूस सिक्रेट कर रहा था। बाइल जूस में क्या है, बाइल सॉल्ट हैं, बिलीरुबिन पिगमेंट्स हैं, वाटर है और उसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता। ये याद रखने वाली बात है कि लीवर जो जूस सिक्रेट कर रहा है उसमें कोई भी एंजाइम नहीं है। और बाइल जूस क्या काम करता है, बाइल जूस का वर्क होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को जो है इमल्सिफाई करना ताकि जो फैट है वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए, ईजिली टूट जाए, सिंपलर फॉर्म में फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाए, ओके। किससे सिक्रेट करता है, लीवर जो है कैसे सिक्रेट करता है, लीवर से उड़ते हुए थोड़ी रहते हैं जूस, ऐसे बाहर से नहीं निकलते रहते। कैसे सिक्रेट करता है, हिपैटिक डक्ट से सिक्रेट करता है। कहाँ स्टोर होता है ये बाइल जूस, गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, ओके। नेक्स्ट है पैनक्रियाज। फिर ये पैनक्रियाज की बारी आ गई। पैनक्रियाज जो है करेले के जैसा लगता है देखने में या फिर गाजर की तरह, तभी पैनक्रियाज जब खराब होता है
हाँ, डायबिटीज़ पेशेंट में तो उनको क्या बोला जाता है, करेले खाने को बोला जाता है। ओके, तो करेला जब आप काटते हैं बीज से तो कैसे उसमें बीज प्रेजेंट होते हैं और छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं, तो वो कैसा लगता है, एकदम सेम वैसा ही हमारा पैनक्रियास देखने में लगता है। उसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस प्रेजेंट होते हैं। पैनक्रियास क्या सिक्रेट करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करते हैं। एंड पैनक्रियाज आर हेट्रोक्राइन इन नेचर, मतलब ये एक्सोक्राइन भी होते हैं और एंडोक्राइन भी होते हैं। जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स जो था वो एक्सोक्राइन होता है, डक्ट से निकलता है। जितना भी सलाइवा निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, डक्ट से। ओके, एंड पैनक्रियाज से जो जूस निकल रहे हैं और जो हार्मोन निकल रहे हैं वो क्या डक्ट से भी निकल रहे हैं और डायरेक्ट ब्लड में जा रहे हैं। तो जो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है ये डक्ट से निकलता है, एक्सोक्राइन होता है। और जो इंसुलिन और जो ग्लूकागोन हार्मोन निकल रहे हैं वो क्या होता है, एंडोक्राइन होता है, डायरेक्ट ब्लड में छोड़ दिया जाता है। ओके, तो पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकल रहा है। एंड पैनक्रियाटिक जूस में क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट होते हैं और वाटर प्रेजेंट होता है। पैनक्रियाटिक जूस किसका डाइजेशन करता है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, एल्टेज, लीपेज, न्यूक्लियेज और अमाइलेज। ये सारे मिलकर के जो है फैट को डाइजेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, कुछ प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। और न्यूक्लियस जो है आपके डीएनए, जो भी हम फूड खा रहे हैं उसमें डीएनए भी तो प्रेजेंट होता है, तो वो डीएनए को तोड़ता है, न्यूक्लियस। ओके, देन यहाँ से फिर जूस सिक्रेट हो गया, ये फूड आपका आ गया, सारा जो है जूस इसमें फूड में मिल गया और आपका फूड जो है तैयार हो गया इंटेस्टाइन में जाने के लिए। बट इंटेस्टाइन में जाने से पहले इंटेस्टाइन ये बोलता है कि भाई अब वो फूड जो है इतना एसिडिक फूड हमको नहीं चाहिए। जो आपने इतने सारे जूस डाले हुए, HCl डाला हुआ, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, ये क्या कर रहा है, फूड को बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिक बना रहा है, तो इतना pH वाला फूड हमको नहीं चाहिए। तो ये क्या करता है, इंटेस्टाइन में जाने से पहले डिओडेनम में प्रेजेंट होता है ब्रूनर्स ग्लैंड। डिओडेनम में यहाँ पे इंटेस्टाइन का सबसे जो पहला पार्ट होता है, यहाँ डिओडेनम, यहाँ प्रेजेंट होता है ब्रूनर्स ग्लैंड। ये क्या करता है, उसके pH को नॉर्मल कर देता है। ओके, पहले हमारा pH कितना था, 6.8 था मुंह में, फिर हमारा 1.8 हो गया और यहाँ हमारा जो pH है इंटेस्टाइन में ब्रूनर्स ग्लैंड की वजह से हमारा pH कितना हो जाता है, 7.8 हो जाता है, पूरा बेसिक हो जाता है हमारे फूड का pH। हाँ, न्यूट्रलाइज होने के बाद फूड आपका एंटर हो जाता है डिओडेनम से, फिर जेजुनम में, सेकेंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, देन इलियम में, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ क्या है, अब आपका फूड जो है सारे एंजाइम की वजह से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है, फैटी एसिड्स में, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो चुका है, फुल्ली टूट चुका है। ओके, एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन का मैंने कौन कौन सा पार्ट बताया, डिओडेनम के, और ये है जेजुनम मिडल पार्ट, एंड लास्ट इज द इलियम पार्ट। इलियम इज द लॉन्गेस्ट सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपका फूड डाइजेस्ट हो गया, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब क्या, सेल तक कैसे पहुंचेगा, सेल तक पहुंचाने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज विली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विली जो प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ छोटे छोटे ग्लूकोज प्रेजेंट हैं, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, इन सब को अब कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, विली। विली में मैंने बताया था जो लेयर्स होते हैं, लेयर में जो पहला जो अंदर का जो पार्ट होता है वो, ठीक है, म्यूकोसा जो लेयर होता है ग्लैंडुलर होता है, फिर जो सब म्यूकोसा पार्ट होता है उसमें क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं पूरे। तो ये ग्लैंडुलर पार्ट हो गया और यहाँ क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, ये सब में ब्लड वेसल लगे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या समझ में आया आपको कि यहाँ से जितने भी फूड हैं, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड, ये सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे, आपके ब्लड के अंदर। ठीक है, वेन में चले जाएंगे, सारे पूरे आपके ब्लड के अंदर घूमने लगेंगे। ब्लड में जाने के बाद ये फिर कहाँ जाएंगे, सबसे पहले लीवर के पास जाएंगे। किस ऑर्गन के पास जाते हैं, सबसे पहले ये
लीवर के पास जाते हैं और लीवर फिर क्या करेगा, उसको एक अच्छे फॉर्म में, मतलब जो ज़्यादा आपके बॉडी के लिए टॉक्सिक नहीं हो उसमें कन्वर्ट करेगा। जैसे अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, ओके, तो उसमें कन्वर्ट कर देगा अगर नीड होगी तो। और फिर वहाँ से आपका फूड जो है फिर कहाँ चला जाएगा, आपके पूरे बॉडी पार्ट्स में, पूरे बॉडी में सेल, एक एक सेल के पास चला जाएगा। इसी को बोला जाता है एसिमिलेशन। एब्जॉर्ब हो गया फूड और आपके एक एक सेल के पास पहुंच गया, इसको बोला जाता है एसिमिलेशन। और सेल के पास पहुंचने के बाद फिर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट है, पावर हाउस, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा और ऑक्सीजन के साथ आपके ग्लूकोज को कंबाइन करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देगा एटीपी में, एनर्जी में। तो इस तरह से आपको फूड से मिल गई एनर्जी, ओके। तो ये तो बात थी कि फूड से एनर्जी मिल गई। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट जो बच गया, सारा फूड तो आपका डाइजेस्ट नहीं है, वो कहाँ जाएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से वो सारा फूड चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, कोलन, रेक्टम एंड एनस। तो कोलन जो होता है वो असेंडिंग, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, ओके। ये अपेंडिक्स कोई काम का होता नहीं है, बस ये आपको क्या देता है, टेंशन देता है। फिर इवोल्यूशन के साथ धीरे धीरे ये अपेंडिक्स भी खत्म हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में फूड चला गया और लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या करता है, क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन आपके फूड में जितना भी जो बचा खुचा जो वाटर है, मिनरल्स है, उन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, निचोड़ लेता है और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट जो बच गया, जो वेस्ट मटेरियल, उसको इजेक्ट कर देता है। तो यहाँ असेंडिंग कॉलन है, ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग कॉलन, फिर ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स कॉलन, ओके। फिर ये डिसेंडिंग कॉलन नीचे आता है, यहाँ प्रेजेंट होता है सिग्मोइड कॉलन। तो कॉलन कितने हो गए, 4 हो गए, ओके। यहाँ फिर रेक्टम में आपका जो है वेस्ट मटेरियल स्टोर होता जाता है एंड देन आपके ब्रेन को सिग्नल जाती है कि भाई आई हुई है तो अब आपको जाना है। देन वो जो वेस्ट मटेरियल है वो एनस के थ्रू क्या हो जाता है, इजेक्ट आउट हो जाता है। दैट इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन। सो ये था आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं और आप ये वीडियो देखने के बाद कोई भी एमसीक्यूज़ ईजिली बना सकते हो। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि फूड कैसे माउथ से लेकर एनस तक पहुंचता है और कैसे हमारे सेल टू सेल चला जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और मुझे कमेंट कीजिएगा, अच्छे फीडबैक दीजिएगा ताकि फिर मैं उसमें इम्प्रूव कर सकूं एंड नेक्स्ट हमारा कोई नया सिस्टम जो है उसको डीप स्टडी उसकी करवा सकूं आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।